हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी जो टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस। वेजेस क्या होते हैं? वट एवर रेमुनरेशन इज पेड टू द वर्कर्स फॉर द फिजिकल वर्क रेंडर्ड बाय दैम ऑन वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस और मंथली बेसिस इज कॉल्ड वेजेस। जो भी रेमुनरेशन हम वर्कर्स को उनके फिजिकल वर्क के लिए देते हैं, या तो मंथली बेसिस पे, या 15 दिन में, या हफ्ते में, या डेली बेसिस पे, उसे हम बोलते हैं वेजेस। अगली टर्म हमारी होती है सैलरी। सैलरी क्या होती है? सैलरी इज द रेमुनरेशंस पेड टू वाइट कॉलर एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और एनुअल बेसिस। तो सैलरी हमारा वो रेमुनरेशन होता है जो हम वाइट कॉलर्ड लोगों को देते हैं, ऑफिशियल स्टाफ को देते हैं, प्रोफेशनल्स को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को देते हैं। वो जो वेजेस और सैलरी में मेन फ़र्क ये है कि वेजेस जो हम दिए जाते हैं वो वर्कर्स को दिए जाते हैं फॉर द फिजिकल वर्क डन बाय देम, और जो सैलरीज होती है दैट इज़ द रेमुनरेशन पेड टू द वाइट कॉलर जॉब, white collar persons who do mental work, right? So this is the basic difference between wages and salaries. I'm holding the video for 1 minute. take me क्या चाहिए आपको? दो, फिर इधर नहीं होगा ना। अरे भैया, ओए ओए ओए, तीर मैं वीडियो लेक्चर चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, right? So now we will be discussing the difference between wages and salaries. As I told you, wages are paid to the lower class laborers who provide us physical services, और salary है that is the remuneration paid to the white collar employees who provide us services related to mental work like calculation work, like administrative work. तो salary term रेमुनरेशन के लिए ही है, वेजेस टर्म भी रेमुनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वो लोअर क्लास के लिए जो फिजिकल सर्विसेज देते हैं उनके लिए हम वेजेस यूज़ करते हैं, रेमुनरेशन जो उन्हें पे किया जाता है, और जो सैलरी टर्म यूज़ करते हैं वो हम उस रेमुनरेशन के लिए यूज़ करते हैं जो हम ऑफिशियल स्टाफ्स को देते हैं, क्लरिकल स्टाफ को देते हैं, जो फिजिकल नहीं मेंटल वर्क करते हैं, राइट? तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें डिफरेंस आता है कि वेजेस आर ए डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी एज अगेंस्ट द सैलरी विच इज़ एन इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। हम सभी कॉमर्स में जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सभी को याद होगा कि हम जो वेजेस पार्ट होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, और जो सैलरी का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वेजेस होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट का एक कंपोनेंट माना जाता है, और जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का कंपोनेंट माना जाता है। और क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट सारी फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी ऑफिस रिलेटेड होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड होती हैं, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सो इसलिए इस पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है कि वेजेस आर ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट वाइल सैलरीज आर ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजेस आर पेड मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर डे वाइल सैलरी इज पेड ऑन मंथली बेसिस। सी, सैलरी जनरली नहीं, मोस्टली जो है मंथली बेसिस पे करते हैं, पर वेजेस जो होते हैं दे may be paid on the basis of number of hours work has been done by a labor, or on daily basis, or on weekly basis, or on fortnightly basis, or also it may be on monthly basis, but salary is always given on per month basis. Next point is wage rates go on changing according to time but salary remains constant. जो wage rate होता है वो डिफ़र करता रहता है, वेरी करता है, लेकिन सैलरी जनरली कांस्टेंट रहती है, और जब इनमें इंक्रीज भी होता है वो भी एक कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग होता है। वेजेस, लास्ट पॉइंट इज़, ये मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि वेजेस आर द रेमुनरेशन फॉर रेंडरिंग फिजिकल सर्विसेज वेयर एज सैलरी इज पेड फॉर रेंडरिंग मेंटल सर्विसेज। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच डिफ्रेंशिएट वेजेस एंड सैलरीज। अब नेक्स्ट इसमें आता है मिनिमम वेजेस क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। इन 1920
8, a resolution was passed by International Labour Conference that all member countries should take necessary steps in the direction of determining minimum wages. देखो बेटा, हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी मिनिमम वेजेस क्या होते हैं. मिनिमम वेजेस वो वेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है कि अगर कोई लेबर है तो उसे इतने वेजेस तो एम्प्लॉयर को उसे पे करने ही होंगे. तो मिनिमम वेजेस आर द वेजेस विच आर टू बी पेड टू द लेबर क्लास. ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है, उससे नीचे हम पे नहीं कर सकते हैं. होता क्या था पुराने टाइम में, जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉई होता है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बहुत एक्सप्लॉयट करता था. वो रेमुनरेशन देते हुए डिस्क्रिमिनेशन करता था, किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए, किसी सेम काम के कम पैसे, किसी को ज़्यादा पैसे. अगर मेल मेंबर काम कर रहा है तो ज़्यादा पैसे, फीमेल कर रही है तो कम पैसे, चाइल्ड लेबर से काम करवाते थे और कम पैसे देते थे. तो इस चीज़ से लोगों में दिक्कत आती थी, एक्सप्लॉयट होते थे. तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट की जाएगी, और साथ ही ये भी कहा कि एम्प्लॉयर मन मर्जी से किसी को वेजेस नहीं दे सकते. मिनिमम इतने रेट ऑफ वेजेस हैं जो तो उन्हें अपने वर्कर्स को देने ही होंगे. तो मिनिमम वेजेस वो लोएस्ट अमाउंट है दैट ए लेबरर मस्ट गेट लीगली, और दैट least possible limit of wages which is fixed by an act of legislation. जो लॉ ने पास कर दिया है एक लेजिस्लेशन, जैसे कि हमारा मिनिमम वेज एक्ट 1948 है. इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट आपको लेबर क्लास को देना ही देना है. बार बार ये हर ईयर अमाउंट चेंज होती रहती है. पिछली तो मुझे ध्यान है कि 400 पर डे तो हमें देनी ही पड़ेगी अगर हम किसी से 8 घंटे का काम लेते हैं. तो आप लोगों को मालूम है, ये जो डेली लेबरर्स होते हैं, जो वाइट वॉश का काम, रिपेयर का काम, घर बनाने के काम में मजदूर आते हैं, तो इनको अब पता है कि अगर हमारे को 9 से 5 आप एंगेज कर रहे हो तो आप कहीं से भी ले लो, मिनिमम आपको 400 रुपये तो पे करने ही पड़ेंगे. तो दीज आर द मिनिमम वेजेस. अब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो जो मिनिमम वेजेस होते हैं दैट इज़ द वेज विच फुलफिल्स द बेयर फिजिकल नीड्स ऑफ लेबरर एंड हिज फैमिली. बट ये उसकी नैरो डेफिनेशन होती है. जो मिनिमम वेजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है. हालांकि काफ़ी पुरानी फिगर्स मेरे पास जो बुक है उसमें दे रखे हैं. इसमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होते हैं. जैसे अंडमान एंड निकोबार में 156 से 220 के बीच है. अरुणाचल प्रदेश में 80 से 100 है. आसाम में 169 से 227 के बीच में मिनिमम वेजेस हैं. इसी तरह अगर हम हरियाणा की बात करते हैं वो 132 से 133. अब हालांकि 400 रुपये हो चुके हैं. तो ये मेरे पास एक पुरानी बुक है जिसमें दे रखे हैं. आप सभी स्टूडेंट को मैं कहूँगी कि आप नेट से 4-5 स्टेट्स का एक टेबल बना लीजिएगा कि मिनिमम वेजेस इन सिलेक्टेड स्टेट्स. आप चाहें तो 29 के 29 स्टेट्स एक कॉलम में लिखिए और उनके मिनिमम वेजेस जो इस वक्त लेटेस्ट हैं वो गूगल करके दूसरे टेबल पे लिख लीजिए. ये आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा. आपकी बुक्स में पुराना डाटा है, चाहे आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है पर उसमें रिवाइज डाटा नहीं है, तो यू विल हैव टू गूगल दैट. वहाँ से करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं. अब मिनिमम वेज रेट्स जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में हैं वो क्या क्या हैं. फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, उन्होंने मिनिमम टाइम रेट फिक्स करके दी हुई है. मिनिमम वेज एक्ट 1948 में मिनिमम टाइम रेट फिक्स की हुई है कि अगर हम टाइम के बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो मिनिमम टाइम रेट ये है, 1 घंटे के मिनिमम आपको इतने तो पे करने ही पड़ेंगे. और अगर आप वर्क के अकॉर्डिंग पे करते हैं तो मिनिमम पे रेट भी फिक्स है. ठीक है, गारंटी रेट है. इट इज़ द मिनिमम रेट विच इज़ पेड टू सच लेबरर्स एज आर एम्प्लॉयड ऑन पीस रेट बट वेजेस आर डिटर्मिन्ड ऑन टाइम रेट. इस मतलब गारंटी रेट क्या होती है. देखो अगर हम पीस रेट वाला यूज़ करते हैं पेमेंट मेथड वेजेस पे करने के लिए लेबर को, तो इसका मतलब वो जितनी यूनिट्स बनाएंगे उसके हिसाब से उन्हें उतनी पेमेंट होगी. पर ऐसे केस में अगर कोई एक पर्सन बिल्कुल नहीं बना पाया, 2 दिन नहीं आया, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं बना पाया, तो इस हिसाब से तो उसे मंथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा. तो ऐसे केस में एक गारंटी रेट फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतना मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा. बाकी पीस रेट के हिसाब से मिलेगा कि अगर आपको मिनिमम इतना मिलेगा और बाकी आप जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट बनाएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट होगी. इसके बाद एक और रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब की हुई है ओवर टाइम रेट, कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपकी क्या रेट है. ये सारी रेट्स बेटा मिनिमम वेज एक्ट 1948 में बताई गई हैं. अगर मिनिमम वेज एक्ट 1948 आता है तो उसमें आपको मिनिमम वेजेस का मीनिंग लिखना है, मिनिमम वेज एक्ट की डेफिनेशंस लिखनी है, उनका फिर सिलेक्टेड स्टेट्स का टेबल बना
बनाना है, फिर उसके बाद ये जो 2-3 टॉपिक मैं अभी आपको बता रही हूँ डिफ़िकल्टीज तक, वो सारा मिनिमम वेज एक्ट 1948 के शॉर्ट नोट में आएगा या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। आगे है डिफरेंट वेज रेट। डिफरेंट वेज रेट क्या है? जो कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए फिक्स की हुई है। जैसे ओल्ड के लिए ये वेज रेट है, यंग के लिए ये है, चाइल्ड के लिए ये है, फ्रेशर के लिए ये है। हालांकि हम सेम देते हैं फिजिकल लेबर के केस में, लेकिन फिर भी जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, उन्होंने इसमें मिनिमम रेट भी फिक्स की हुई है कि अगर चाइल्ड है तो इससे कम नहीं दे सकते, फ्रेशर है तो इससे कम नहीं दे सकते। ठीक है, आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमम वेजेस की मिनिमम वेज डिसाइड करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेयर वेजेस की, हम उन्हें फेयर वेजेस देंगे। मतलब अगर इक्वल एफिशिएंसी है, इक्वल एक्सपीरियंस है, तो आपका काम इक्वल है, एक्सपीरियंस भी सेम है, एफिशिएंसी भी सेम है, तो दोनों को वेजेस इक्वल मिलने चाहिए, फेयर वेजेस देंगे। दूसरा, फर्म्स कैपेसिटी टू पे, मिनिमम वेज डिसाइड करते हुए हमें फर्म की पे करने की कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना होता है कि फर्म कितना पे कर सकती है। ठीक है, एक तो मिनिमम वेजेस होते हैं कि हमें इतने पे करने ही करने हैं, पर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं तो वो ज़्यादा पे भी कर सकती है। एक के प्रॉफिट कम है, वो इनिशियल स्टेज में है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो वो कम वेजेस भी पे कर सकती है। आगे है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रिंसिपल ऑफ वेजेस। जब भी हमें वर्कर्स के वेजेस को डिसाइड करना है तो हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखना है। जैसे बिहार में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, हरियाणा में अलग है, अगर महाराष्ट्र में जाएं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। तो हर स्टेट के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट भी अलग अलग होती है, तो हमें उसी के हिसाब से हर स्टेट की अलग अलग से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस भी डिसाइड करने होते हैं। इसके बाद इसमें टॉपिक आएगा डिफ़िकल्टीज इन डिटर्मिनिंग द मिनिमम वेजेस, कि जब भी हम मिनिमम वेजेस डिसाइड करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहला, लैक ऑफ बेस लेवल। हमें कोई बेस लेवल नहीं पता होता कि मिनिमम हमें कितना सोचना चाहिए। ये बेस लेवल कौन डिसाइड करता है कि मेरे को हमें लेबर को 400 रुपये देने हैं? ये बेस लेवल डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कोई इंडेक्स नहीं। इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कंट्री में हमारा एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉई कौन है, किस तरह का काम है, कितने काम का कितने रुपए बनता ही बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके फिर बेस लेवल तय किया जाता है। तो बेस लेवल के निकालने के लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, अपना नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से निकाल लिया जाता है, तो वो सही हो भी सकता है और नहीं भी। डिमांड ऑफ वर्कर एंड फर्म कैपेसिटी टू पे। मिनिमम वेजेस हम लॉ तो तय कर देता है, पर फर्म ज़्यादा पे कर सकती है, वर्कर ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ऐसे केस में भी मिनिमम वेजेस का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस डिटर्मिनेशन जो होता है, दोनों को फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आगे है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो चेंज होती रहती है, चेंज इन टाइम और प्लेस। आज आपने फिक्स कर दिए, लेकिन जैसे ही सरकार का कोई नया रूल आ गया, कोई लॉ आ गया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई। अब आपको जो 400 रुपये पहले मिल रहे थे उसमें आपका दिन का खर्चा निकल जाता था, पर अब नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आगे है डिफरेंस इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। हर वर्कर की काम करने का तरीका अलग होता है, एफिशिएंसी अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग होती है। लेकिन जब हम मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देते हैं ना, मान लो सरकार ने तय किया कि एक मजदूर को मिनिमम 400 पे करने हैं, तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो चाहे कोई 5 वर्कर को उसने लेना है, तो वो ये नहीं देखेगा ये ज़्यादा काम करता है, ये कम करता है, वो कहेगा 400 रुपये दिहाड़ी का रेट चल रहा है, हम आपको 400 रुपये देंगे। तो इससे होता क्या है, जो काम बहुत अच्छा करता है उसे भी 400 मिलेंगे, जो काम कम अच्छा करता है उसे भी 400 रुपये मिलेंगे। तो इस डिफरेंस इन एफिशिएंसी को इसमें नोट नहीं किया जाता। तो यहाँ था बेटा आपका मीनिंग मिनिमम वेजेस का। इसमें आगे दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वेजेस क्या होते हैं, लिविंग वेजेस क्या होते हैं। ये 2 मार्क्स में ही आएगा, वैसे आने के इसके चांसेस नहीं है। इसमें आगे इवोल्यूशन ऑफ वेज पॉलिसी इन इंडिया, लेबर कॉन्फ्रेंस, हाँ मिनिमम वेज एक्ट 1948, इसमें मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर तो कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, हाँ, लेकिन फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस के ऊपर आ रखा है, तो हम इसे मतलब 2 मार्क्स में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। फेयर वेजेस क्या होते हैं? फेयर वेजेस बेटा देखो, हर इंडस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हर एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो वर्कर्स को पे करे जिससे उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए। ठीक है, उसकी लिविंग वेजेस हो जाएँ।
जो लिविंग उसकी चल जाए, मतलब उसके डे टू डे रूटीन के सारे खर्चे निकल जाएं, ये पे करना हर कोई चाहता है। तो मैं इसे पूरा पैराग्राफ पढ़ भी रही हूँ और इसमें साथ साथ बता भी दूंगी आपको। इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का ये उद्देश्य होना चाहिए टू पे लिविंग वेजेस टू इट्स लेबरर, कि वो अपने लेबरर्स को लिविंग वेजेस दे। लिविंग वेजेस का वही मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे लिविंग वेजेस का जो मतलब है कि आपके इसमें जीविका उपार्जन होता रहे, आपका रोज के खर्चे पूरे होते रहे। पेमेंट ऑफ लिविंग वेजेस may not be possible in underdeveloped and developing countries, so much that even all developed country have not been able to achieve this objective completely। पूरा नहीं होता। wages are influenced by paying capacity of industry or to determine such a rate of wage by the industry as is fair from point of payment is called fair wages। ये कह रहा है कि हम लोग अगर लिविंग कंडीशंस को देखें, लिविंग वेजेस जो होते हैं ना, बेसिकली अगर मैं एक्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ लिविंग वेजेस का, पहले मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी लिविंग वेजेस बाद में बताऊँ, पर इस तरह मैं फेयर वेजेस के मीनिंग को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो पहले मैं एक बार आपको लिविंग वेजेस का मीनिंग बताऊँगी हूँ, उसके बाद मैं फेयर वेजेस समझाऊंगी, तो शायद जल्दी समझा भी पाऊँगी और आप समझ भी पाओगे। लिविंग वेजेस इज दैट वेजेस विच मोटिवेट द लेबरर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कीपिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंटैक्ट, राइट। कहते हैं वो वेजेस जो लेबर को मोटिवेट करते हैं ज़्यादा काम करने के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और स्पीड भी बढ़ी रहे। आपने जब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर फोकस करने पे मजबूर कर दे लेबर को, उतने वेजेस देते हो, तो उसे कहते हैं लिविंग वेजेस। हर इंडस्ट्री चाहती का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो लिविंग वेजेस है, मतलब हम इतना पैसा दें सामने वाले को कि उसका काम करने का मन करे, वो अपना जील से, वो एंथुसियाज्म से काम करे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ना तो डेवलपिंग कंट्री में, ना अंडर डेवलप में, और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो भी ये उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई हैं। यही जो मैं ऊपर पैराग्राफ पढ़ रही थी, जिसमें मैंने आपको बताना चाह रही थी, वो यही था कि कोई भी कंट्री जो है लिविंग वेजेस के उद्देश्य को अभी पूरा नहीं कर पाया, अगर हम एफिशिएंसी से रिलेट करते हैं लिविंग वेजेस को। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें लिविंग वेजेस वो भी होते हैं, एक साधारण भाषा में जो मैंने बताया था, साधारण भाषा में लिविंग वेजेस वो होते हैं जो आपकी डे टू डे नीड्स को पूरा करते हैं। पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग लिविंग वेजेस वो होते हैं जो वर्कर्स को इतना ज़्यादा पैसा दो कि उसका काम करने का मन करे, वो क्वालिटी भी इंश्योर करे और क्वांटिटी भी इंश्योर करे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो जो मीनिंग साधारण भाषा में लिविंग वेजेस का था कि उसके डे टू डे खर्चे पूरे हो जाएं, तो उसे हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में फेयर वेजेस का नाम दिया है। वो रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करना जो ना एम्प्लॉयर को लगे कि वो ज़्यादा पे कर रहा है, ना एम्प्लॉई को लगे कि उसे कम पेमेंट हो रही है, तो इसे कहते हैं हम फेयर वेजेस। तो दैट रेट ऑफ वेजेस कॉल्ड फेयर वेज विच इज़ इक्वल टू वेज रेट पेड टू अदर लेबरर वर्किंग इन सिमिलर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो पेड एट द सेम रेट इन अदर सिमिलर इंडस्ट्री इन दैट एरिया। तो जैसे अब मुझे कैसे लगेगा कि मेरे को कम पे नहीं किया जा रहा, आपको कैसे लगेगा कि आप ज़्यादा पे नहीं कर रहे हो? अगर आपकी जैसे इंडस्ट्री में आप जितना काम आप अपने एम्प्लॉय से करवा रहे हो, वो भी उतना काम करके उतनी सैलरी दे रहे हो जितनी आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके लिए फेयर वेजेस है। और अगर मैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर उतने काम का जितना मैं ए इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, उतने काम का बी इंडस्ट्री में भी उतना ही पैसा मिलता है, तो वो मेरे लिए फेयर वेजेस है। समझ में आई बात? तो फेयर वेजेस क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयर को पता है कि मेरी जैसी इंडस्ट्री इतना काम के बदले में इतने पैसे दे रही है जितना मैं दे रही हूँ, तो मेरे लिए वो पेमेंट फेयर हो जाएगी। और अगर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कर को पता हो कि मैं जितना काम ए इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, इतना ही अगर बी में करूँगा तो बी वाले भी मुझे इतना ही पे करेंगे, तो बी के लिए लेबर के लिए वो फेयर वेजेस है। तो दिस इज़ अ फेयर वेजेस, जो एम्प्लॉयर को भी लगता है फेयर पे कर रहा है और लेबर को भी लगता है कि वो फेयर रिसीव कर रहा है। अब इसके आगे फेयर वेज जब हम डिसाइड करते हैं तो 4 फैक्टर्स का हम ध्यान रखते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि लेबर कितना काम करता है, प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस, लेवल ऑफ नेशनल इनकम और प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। आप कितना काम करते हो, प्रिवेलिंग वेज रेट क्या है, नेशनल इनकम कितनी है,
आपकी इंडस्ट्री का क्या प्लेस है इकॉनमी में, राइट। तो ये होते हैं फेयर वेजेस। लिविंग वेजेस अब मैं बता दे दिया था, दोबारा बता देती हूँ। लिविंग वेजेस वो वेजेस होते हैं जो वर्कर को मोटिवेट करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लिविंग वेज डिसाइड करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ वर्कर, कि उसका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर पूरा हो जाना चाहिए। प्रॉपर कंफर्ट टू द वर्कर, जैसे कि उसकी एजुकेशन, बच्चों की प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिकनेस, सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स, इंश्योरेंस अगेंस्ट ओल्ड एज एंड अनसर्टेन फ्यूचर, ये सारी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जो लिविंग वेजेस है और भी कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू पे, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकॉनमी और प्रिवेलिंग वेज रेट। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के फिर हम लिविंग रेट, वेज रेट डिसाइड करते हैं। इसमें आगे है इवोल्यूशन ऑफ वेज पॉलिसी इन इंडिया। बेटा अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे आपने लिविंग वेजेस कर लिया, फेयर वेजेस कर लिया, बाकी के चैप्टर कर लिए। तो इस चैप्टर को मुझे लगता है आप इतना ही पढ़ें, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना बाकी चैप्टर्स में से और इस चैप्टर में से, इतना पढ़ें क्योंकि इसमें ना 7 पेजेस का बनाने लायक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें 7 पेज बन जाए, ऐसा है इसमें, ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करें, थर्ड का जितना मैंने फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस का कराया वो करें। अब एक स्पेशल इंसेंटिव्स रह रहा है जो हम इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, फिर मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ बेटा। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में बता दूंगी वो चैप्टर।